नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी विद इमोक चैनल पर। दोस्तों, आपने कई फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि अच्छाई पर बुराई चाहे जितनी बार भी जीत हासिल कर ले, लेकिन अच्छाई को बस एक बार ही जीतना होता है। आज की घटना में भी पुलिस एक केस का खुलासा करने जाती है, लेकिन जाने अनजाने में कोई और ही केस खुल जाता है। और जो केस खुला वह इतना खौफनाक था कि जानकर आपकी रूह कांप जाएंगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सती साहू केस के बारे में। इस केस की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर सकरी थाना क्षेत्र पड़ता है। ये बात है 2023 के शुरुआती महीने जनवरी-फरवरी के आसपास की। इन दिनों मार्केट में कुछ फेक करेंसी यानी नकली नोट सर्कुलेट हो रहे थे। किसी बड़े दुकान पर अगर कोई आम इंसान सामान खरीदने या बैंक में पैसे जमा करने जाता तो वहां नकली नोटों को पहचान लिया जाता। लोकल पुलिस को भी धीरे धीरे सूचना मिल रही थी कि इलाके में फेक करेंसी सर्कुलेट हो रही है। अब पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट अपनी जांच में जुट जाती है। जहां से भी सूचना मिलती वहां से नोटों को बरामद कर उन्हें जांच के लिए भेजा जाता। आखिर किस देश का कौन सा गैंग, अंडरवर्ल्ड के कौन से लोग देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? पुलिस को पहले भी कई सारे अंडरवर्ल्ड द्वारा सर्कुलेट किए गए नोट बरामद हुए थे। उनसे मिलान करके पता लगाया जा सकता था कि अब कौन सा गिरोह एक्टिव हो गया है। ये फेक करेंसी ज्यादातर 200 और 500 के नए नोटों में थी। इसकी क्वालिटी ऐसी थी कि कोई सामान्य इंसान पहचान नहीं सकता था कि यह असली है या नकली। बस जानकार लोग ही बता सकते थे। ऐसे कुछ दुकानदारों और बैंक के लोगों से सूचना मिल रही थी। पुलिस की टीम जांच में लग जाती है और अपने मुखबिरों को भी एक्टिव कर देती है। टेक्निकल जांच में सामने आया कि यह जो नकली नोट मिले, इनकी क्वालिटी अंडरवर्ल्ड या दुश्मन देशों द्वारा बनाए गए नकली नोटों से अलग है। ये किसी नए तरीके का लग रहा था। क्या कोई नया गिरोह एक्टिव हो गया है? मुखबिर से जो भी इनपुट मिलता पुलिस उसकी जांच करती और वेरीफाई करती। ऐसे करते करते मार्च 2023 के शुरुआती हफ्ते में ACCU को एक मुखबिर से टिप मिली। एक आदमी है जो शायद इन नए मिले नोटों को तैयार करने और सर्कुलेट करने के पीछे हो सकता है। अब ACCU इस आदमी के बारे में पता करना शुरू करती है कि यह कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, इसके साथ कितने और लोग काम करते हैं वगैरह। यह आदमी एक फोटोग्राफर था। इसकी प्रिंटिंग की दुकान थी। ये CCTV कैमरे बेचने का भी काम करता था और साथ में उनकी फिटिंग व रिपेयरिंग भी करता था। मतलब किसी भी फेक करेंसी को छापने और बनाने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए होती हैं, वह सब कुछ इस आदमी के पास था, जैसे कि कैमरे की समझ, फोटोग्राफी की समझ और प्रिंटिंग करने का तरीका। इसका नाम पता चला पवन सिंह ठाकुर। पुलिस इसके बारे में और जानकारी जुटाती है और इसके पीछे मुखबिरों को लगा देती है। अब किसी आदमी को फोटोज की समझ है, उसे उठाकर पुलिस फेक करेंसी बनाने का जिम्मेदार थोड़ी ना ठहरा सकती है। लेकिन तफ्तीश करते करते ACCU को लगने लगा कि अब इसके सभी ठिकानों और इसके दुकान व घर पर दबिश देना चाहिए। यहाँ पुलिस फेक करेंसी के बारे में छानबीन कर रही थी, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि उनके हाथों एक भयानक वारदात का भी खुलासा होगा। पवन ठाकुर नाम का यह आदमी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास गीतांजलि नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। 5 मार्च 2023 की शाम को ACCU की टीम रेड मारने पवन के घर पहुंचती है। यह आदमी घर पर ही होगा, टीम को इसकी जानकारी थी। पुलिस उसके घर पहुंची और रेड मारना शुरू कर दिया। यहां से एक प्रिंटर मशीन, कई मोबाइल फोन्स, 200 और 500 के नकली नोट, असली नोट छापने के लिए जिन पेपर्स का इस्तेमाल हो रहा था, उनका पूरा बंडल और कुछ पेपर्स पर नोट के छपे हुए फोटो मिले, जिन्हें ये प्रोसेस करके तैयार कर रहा था। ऐसे ही बहुत कुछ ऑफिसर्स को पवन के घर से बरामद होता है। इन्होंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम घर पर और भी छानबीन कर रही थी, तलाशी ले रही थी। पिछले कई महीनों से नकली नोटों की जानकारी पुलिस को मिल रही थी, मगर यहाँ पर उस हिसाब से ज्यादा नकली नोट नहीं मिले। लगा था कि ढेर सारी गड्डियां मिलेंगी, हो सकता है कि इसने घर में कहीं और भी छिपा रखा हो। इसी सोच में टीम घर के अन्य हिस्सों में देख रही थी। इसी बीच कुछ ऑफिसर्स को अजीब सी हल्की हल्की दुर्गंध महसूस होने लगती है। ये घर के बाथरूम के पास एक रूम था, वहां से आ रही थी। बहुत हल्की दुर्गंध थी, मगर ऑफिसर्स को इसका एहसास हो गया। अब ऑफिसर्स ने पवन से उस रूम को खुलवाया। अंदर और भी ज्यादा दुर्गंध थी। रूम में सफेद रंग की पानी की टंकी रखी हुई थी। ऑफिसर्स को लगा कि दुर्गंध इसी टंकी से आ रही है। यह पानी की टंकी पूरी तरह से सील थी। ऊपर ढक्कन लगा हुआ था और उसके ऊपर टेप बंधा हुआ था। एक तरह से इसे पूरी तरह से एयरटाइट और वाटरटाइट पैक किया गया था। जब ऑफिसर्स ने टेप हटाकर टंकी का ढक्कन खोला तो दुर्गंध और भी बढ़ गई। टंकी के अंदर कई सारे प्लास्टिक के पैकेट रखे हुए थे। इन्हें पॉलीथीन में लपेटकर टेप से सील करके टंकी में रखा गया था। ऑफिसर्स ने सोचा कि इसमें नोटों के बंडल होंगे जिसकी ये तलाश कर रहे हैं। अब लगा कि इनकी मेहनत सफल हो चुकी है।
नोट मिल चुके हैं। पानी की टंकी में बस 5-6 पैकेट्स रखे हुए थे। ये काफी भारी भरकम और साइज में बड़े थे। ऐसे बंडल कौन बनाता है? इन्हीं बंडलों के अंदर से बदबू आ रही थी। ऑफिसर्स ने उनमें से एक पैकेट को बाहर निकाला और उसको खोलना शुरू कर दिया। इसको काफी अच्छे से एयर टाइट सील पैक करने की कोशिश की गई थी। कई सारे पॉलीथीन के लेयर्स थे, ऊपर से सेलो टेप, डक्ट टेप भी लपेटा गया था। इसको खोलने में भी काफी टाइम लग जाता है। जैसे ही यह खुला, यहाँ पर आए ऑफिसर्स की रूह कांप जाती है। इसको देखते ही ये पीछे हट गए और फौरन लोकल पुलिस को कॉल कर दिया। ये लोग यहाँ पर आए थे नकली नोट ढूंढने के लिए, पर यह क्या खोज निकाला। उस पैकेट के अंदर एक इंसानी शव का टुकड़ा पैक था। सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ पर आती है। इन्होंने भी देखना शुरू कर दिया। इस टंकी के अंदर 5-6 पैकेट में किसी इंसानी शव के टुकड़े रखे गए थे। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है। इन टुकड़ों को देखकर लगा कि किसी महिला का शव है। शरीर की बनावट और उसके लंबे बाल देखकर अंदाजा लगाया गया। पुलिस ने भी घर में छानबीन करनी शुरू कर दी। इसी दौरान एक एंगल ग्राइंडर या टाइल्स काटने वाला कटर भी मिलता है। खोजबीन करने के दौरान एक मैट्रेस के अंदर से भी महिला के शव के कुछ छोटे मोटे पीसेस पाए गए। बड़े टुकड़ों को सील पैक करके पानी की टंकी में रखा गया था और छोटे मोटे टुकड़ों को मैट्रेस के अंदर और कुछ को जलाने की कोशिश भी हुई थी। अब यहाँ इस घर में एक आदमी पकड़ा गया है, पवन सिंह ठाकुर। पुलिस इसको लेकर थाने जाती है। वहां पर पूछताछ शुरू कर दी जाती है, मगर यह आदमी सारी चीजों से इनकार कर रहा था। इसको इस शव के बारे में कुछ भी पता नहीं। ये तो यहाँ किराए पर रहता है। ऊपर से यह ज्यादा घर पर भी नहीं रहता, अपने दुकान पर रहता है। इसका पूरा दिन दुकान पर ही बीत जाता है। अब पुलिस ने घर के मकान मालिक का पता करना शुरू किया। उनसे पूछताछ हुई, वह भी मना कर रहे थे। उन्हें भी शव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब केस की तफ्तीश करने के लिए कई सारी टीमें बनाई गईं। उन शव के टुकड़ों को देखकर लगा कि कई महीनों से यहाँ पर पड़े रहे होंगे। उनकी कंडीशन भी बहुत खराब थी, वे डिकम्पोज हो रहे थे। पुलिस ने पवन ठाकुर को तो फेक करेंसी छापते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसी के घर से वो टुकड़े मिले जो कि कई महीने पुराने थे। हल्की हल्की बदबू आ रही थी। पवन को ये बदबू नहीं आई थी क्या? यहाँ तक कि आसपास के पड़ोस के लोगों को भी दुर्गंध नहीं आई थी। पुलिस ने पवन ठाकुर के बैकग्राउंड के बारे में पता करना शुरू किया, क्योंकि यही आदमी सस्पेक्ट लग रहा था। आखिर ये आदमी है कौन? कैसे ये फेक करेंसी छापने लगा? इसको आइडिया कहाँ से मिला? इसका असली घर कहाँ पर है? कौन कौन से लोग इसके घर में रहते हैं? वगैरह वगैरह। पवन सिंह ठाकुर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के तखतपुर तहसील में आने वाले पदलिया गांव का रहने वाला था। इसने पढ़ाई लिखाई करने के बाद फोटोग्राफी, प्रिंटिंग और कैमरा रिपेयरिंग के काम सीखे और खुद का दुकान ओपन कर लिया। फोटोग्राफी करने के दौरान इसकी मुलाकात सती साहू से हुई, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के मुंगेली इलाके की रहने वाली थी। ये लगभग 10 साल पहले की बात है, यानी 2012-13 की। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। बातचीत बढ़ती है। आगे दोनों ने शादी करने का फैसला किया। यह अपने अपने घरों पर एक दूसरे के बारे में बताते हैं, लेकिन घर वाले इनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे, क्योंकि दोनों की जातियां अलग अलग थीं। दूसरी जाति में शादी कैसे हो सकती है? समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? लोग क्या सोचेंगे? लेकिन पवन और सती को किसी की परवाह नहीं थी। खासतौर से सती के परिजन ज्यादा खिलाफ थे। आगे दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली और उस शाहपुर में किराए का मकान लेकर रहने लगे। पवन का काम भी ठीक ठाक चल रहा था। समय के साथ इनके 2 बच्चे भी हुए। 2023 के हिसाब से 5 साल की बेटी थी और 3 साल का बेटा था। यहाँ दोनों के घर वालों ने अपना अपना रिश्ता इनसे तोड़ दिया था। बातचीत नहीं होती थी ज्यादा, लेकिन बच्चों के जन्म के बाद रिश्ते थोड़े ठीक हुए। कभी कभार सती अपने घर पर आती जाती थी। पवन भी अपने गांव जाता रहता था। माँ और भाई वगैरह से फोन पर बातचीत होती थी। अब बीच में कोविड का टाइम आता है। दुकान वगैरह सब कुछ बंद हो गया। सारा काम रुक गया। पवन के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। जब वापस लॉकडाउन खुला तो उसमें भी दुकान ठीक से चल नहीं रही थी। इसी बीच पवन के दिमाग में आया कि क्यों ना नकली नोट छापे जाएं। लोग पैसे कमाते हैं अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। यहाँ पर इसने खुद पैसे छापने की सोच ली। अब इंटरनेट पर रिसर्च करने लगा कि कैसे कैसे क्या होता है। प्रिंटिंग की नॉलेज तो इसको थी ही। इसने फेक करेंसी प्रिंट करने के लिए इंटरनेट पर कागज ढूंढा। बेंगलोर में एक कंपनी थी जो कुछ खास तरह के पेपर्स बेचा करती थी, जो कि करेंसी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अगर उस पर नोट छपे तो कोई पकड़ नहीं सकता था कि असली है या नकली। पवन यही पेपर्स ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाता है। जब ये फेक नोट्स बनाने के बारे में रिसर्च कर रहा था, तभी यह जांजगीर और रायगढ़ के 2 लोगों से मिला, जो कि इसको नोट छापने की ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, कैसे नोट बनाकर मार्केट में चलाने हैं, कैसे सर्कुलेट करना है, कहां पर यूज करना सेफ है, कहां पर नहीं है,
वगैरह वगैरह। पवन ने 200 और 500 के नोटों को छापने का फैसला किया था। सारी चीजें समझने और सीखने के बाद पवन ने अपना काम शुरू कर दिया। ये घर पर ही चुपके से सब कुछ ट्राई कर रहा था, इसकी पत्नी को भी इसके काले कारनामे के बारे में पता न चले। पुलिस को पूछताछ में मिला कि पवन नोटों को तैयार करने के बाद असली नोटों की गड्डी में उनको छिपा देता था। जहां ज्यादा पैसे देने होते हैं वहां यह नकली नोट छिपी गड्डी देता। अब 20-25 नोटों की गड्डी में 3-4 नकली नोट हो तो कैसे कोई आम इंसान पता कर पाएगा? वो फ्लो में गिनते हुए बीच में कैसे पकड़ सकता था? अगर किसी को 500 का नोट दे तो वो ध्यान से उसको चेक करता है कि असली है या नकली, मगर छोटे नोट दिए जाएं तो वो आसानी से ले लेते हैं। पवन को बताया गया था कि कोई भी सामान खरीदने के लिए डायरेक्ट नकली नोट का यूज मत करना, गड्डियों के बीच में ही छिपा कर देना। मगर पवन तो छोटे मोटे गांव कस्बों में जाकर 200 के नकली नोट ऐसे ही चला देता था, कोई पकड़ नहीं पाता था। इन सब से इसका हौसला और हिम्मत और भी बढ़ता आ गया। ये हर कदम फूंक फूंक कर लेता। इसको पता था कि ज्यादा नकली नोट नहीं बनाने हैं, जरूरत के हिसाब से ही यूज करना है। अगर ज्यादा लालच किया तो किसी को भी शक हो सकता है। पवन की यह सारी चीजें चल रही थीं। जब पुलिस ने पवन और सती के घर वालों से बारी बारी पूछताछ की तो आगे और भी चीजें पता चलती हैं। सती के घर वालों के अनुसार सती को इन लोगों ने दिसंबर 2022 में आखिरी बार देखा था। वो एक पार्टी में अपने मायके आई थी। सती के जीजा जी के अनुसार सती ने इनको बताया था कि इसके पति यानी पवन ठाकुर इस पर काफी गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं। ये बहुत परेशान हो चुकी है। ये बस अपने बच्चों की वजह से पवन के साथ है। सती के घर वालों ने उसको आखिरी बार दिसंबर 2022 में देखा था, लेकिन अभी टाइम चल रहा था मार्च 2023 का। सती से आखिरी बार इनकी बातचीत जनवरी 2023 के शुरुआती हफ्ते में हुई थी, यानी 1.5-2 महीने पहले। उसके बाद से आज तक उसकी कोई खोज खबर नहीं है। पवन का कहना था कि 6 जनवरी 2023 के बाद वह मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसका किसी आदमी से अफेयर था। मैंने उसको कई बार समझाया मगर वो सुनती नहीं थी। फिर वो 6 जनवरी को घर से गायब हो गई। इसने सती को बहुत ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर पता किया, मगर वह नहीं मिली। यह अपने ससुराल यानी सती के घर पर भी बताता है कि वह अपने प्रेमी के साथ चली गई। अब बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? यह अपनी मां के बिना कैसे रहेंगे? ये भी घर से बाहर रहता है, दुकान पर रहता है, तो बच्चों की देखभाल कैसे किया जाएगा? फिर पवन अपने बच्चों को गांव ले गया और उनकी दादी के पास छोड़ दिया। वह भी शादी को लेकर गुस्सा थी, लेकिन फिर बच्चों को देखकर मान जाती हैं। इनकी क्या गलती? अब बच्चे यहीं तखतपुर में रहने लगे। इधर उसलापुर में पवन अकेले इस घर में रह रहा था। पवन को उम्मीद थी कि एक दिन सती को अपने बच्चों की याद आएगी, उसको अपने किए का पछतावा होगा, वो लौटकर जरूर आएगी। यह अपने और सती के घर वालों को भी यही कहता था। जब पुलिस ने उसको नकली नोट बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा, उसके करीब 15 दिन पहले सती की बहन का बेटा अपनी मौसी का पता लगाने के लिए उसलापुर के इस घर पर पहुंचता है। काफी दिनों से मौसी सती न तो फोन उठा रही थी और न ही खुद फोन कर रही थी। भांजे ने घर आकर मौसा जी से पूछा कि मौसी कहाँ पर है। पवन ने वही बात दोहराई कि वह किसी के साथ चली गई, उम्मीद करो कि लौट आए। मौसी के बच्चों के बारे में पूछा तो वे भी घर पर नहीं थे, वह अपनी दादी के पास हैं। आगे पवन ने भांजे को वापस भेज दिया। ये सब चीजें जानकर पुलिस के मन में एक और चीज खटकती है। अगर सती साहू घर छोड़कर चली गई तो फिर वह कहां पर है? उसकी रिपोर्ट पवन या सती के घर वालों ने पुलिस में क्यों नहीं लिखाई? इसका जवाब मिला, चूंकि महिला अपने प्रेमी के साथ गई है। जब लोगों को पता चलेगा तो बहुत बदनामी होगी। बदनामी के डर से पुलिस के पास कोई गया नहीं। ज्यादा लोगों को ये पता नहीं था कि सती चली गई है। एक और चीज था कि जिस शव के टुकड़े पानी की टंकी में मिले, आखिर वो किसके हैं? किसने उसका ऐसा हाल किया था? किसने पैक किया था? साथ ही साथ पुलिस उन लोगों का भी पता लगाना शुरू कर देती है जिन्होंने पवन को नकली नोट छापने की ट्रेनिंग दी थी। कौन कौन से लोग इस कांड में शामिल हैं? पुलिस को यह भी पता चला कि एक बार सती साहू अपने पति के खिलाफ मारपीट और झगड़े की शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन फिर पुलिस ने दोनों में समझौता करा दिया था कि पवन ऐसी हरकत नहीं करेगा, अपनी पत्नी को नहीं मारेगा। आगे सती अपना केस वापस ले लेती है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो शव के टुकड़े थे वो करीब 1.5-2 महीने पुराने थे। इसी के आसपास सती साहू घर छोड़कर चली गई थी। घटनास्थल पर जो भी पुलिस को चीजें मिली थीं, जैसे सफेद रंग की पानी की टंकी, करीब 500 लीटर की एंगल ग्राइंडर जिससे शव के टुकड़े किए गए थे, प्लास्टिक के बैग्स, डक्ट टेप, ये सारी चीजें किसी न किसी दुकान से खरीदी गई थीं। दुकानदारों ने कंफर्म कर दिया कि सभी सामान उनकी दुकान से बेचे गए थे और बेचने का टाइम भी 1.5-2 महीने पहले का था। इन दुकानदारों ने पवन ठाकुर को भी पहचान लिया कि वही आदमी खरीदने के लिए आया था।
इधर पवन ठाकुर तो इन सब चीजों से नकार रहा था, मगर इसके खिलाफ पुलिस को बहुत सारे सबूत मिल रहे थे। जब पुलिस ने सारे एविडेंस पवन के सामने रखे और शक्ति दिखाई तो उसने मान लिया कि हाँ, सती साहू का कत्ल हो चुका है और उसने ही किया है। मतलब वही आदमी जो कई दिनों से अपने ससुराल और गांव में ये कहकर भटक रहा था कि बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें अपने पास रख लो क्योंकि उनकी मां नहीं है, वही अपनी पत्नी का कातिल निकला। पूछताछ में पवन ने बताया कि उसने और सती ने घर से भागकर शादी की थी, सबके खिलाफ जाकर शादी की और इसके चलते उसने अपना घर तक छोड़ दिया था। बच्चों के जन्म के बाद इसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, ये काम में व्यस्त हो गया और ज्यादा पैसों के लालच में नकली नोट छापने लगा। इन्हीं सब चीजों के बीच पवन को शक हुआ कि सती का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जब ये घर पर नहीं होता तो उससे कोई मिलने आता है या फोन पर बात करता है। इस शक को लेकर पवन ने अपनी पत्नी से सवाल किए। हालांकि सती इन सब बातों से मना कर देती थी और कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर इसी के चलते पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ने लगे, आए दिन झगड़े होने लगे। पवन ने सती पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। सती ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपने घरवालों को भी मारपीट के बारे में बताया। जनवरी 2023 की एक शाम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ। दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। पवन के अनुसार झगड़ा अफेयर को लेकर हुआ था। गुस्से में आकर पवन ने सती का गला दबा दिया। कुछ ही देर में सती की मौत हो गई। अब पवन क्या करे, सब कुछ तो गुस्से में कर दिया था। अब ये सोचना शुरू किया कि शव को कैसे ठिकाने लगाए। इसी बीच पवन के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सती के शव को छिपा दिया और मार्केट जाकर एंगल ग्राइंडर टाइल्स काटने वाला कटक खरीद लाया। उसने सोचा कि शव के टुकड़े करके उसे जला देगा, लेकिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो काफी दुर्गंध और धुआं निकलने लगा। इलाका आबादी वाला था और आसपास के घरों में लोगों को शक हो सकता था। इसके डर से उसने आग बुझा दी। अब वह सोचने लगा कि क्या किया जाए। इसी दौरान दिल्ली के श्रद्धा आफ्ताब केस की खबरें न्यूज में चल रही थीं। मई 2022 में आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े करके उन्हें जंगल में ठिकाने लगाया था। इस घटना ने पवन को नया आइडिया दिया। हालांकि पवन को शव फ्रिज में नहीं रखना था। घर के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां मजदूर आते जाते थे, इसलिए पवन को सब कुछ ध्यान से करना था ताकि किसी को शक न हो। वह अगली सुबह मार्केट गया और पानी की टंकी, प्लास्टिक रैप, डक्ट टेप, सेलो टेप और कई सामान खरीद लाया। शाम को उसने सती के छिपाए शव को बाहर निकाला और उसके टुकड़े करना शुरू कर दिया। 5-6 बड़े टुकड़े उसने किए और उन्हें प्लास्टिक में रैप कर ऊपर से टेप लगाया ताकि दुर्गंध बाहर न निकले। फिर उसने इन टुकड़ों को पानी की टंकी में डालकर ढक्कन बंद कर दिया और उसे भी सील कर दिया। पवन ने सोचा कि मौका मिलने पर इन टुकड़ों को एक एक करके ठिकाने लगा देगा, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। करीब 1.5-2 महीने तक शव के टुकड़े पानी की टंकी में पड़े रहे। उसने घरवालों को झूठ बोल दिया कि सती अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। बच्चों को उनकी दादी के घर छोड़ दिया। पवन ने पुलिस को बताया कि उसने सती को इसलिए मारा क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था, लेकिन सती के घरवाले इस बात को नकार रहे थे। उनका कहना था कि सती ऐसी लड़की नहीं थी और वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। आगे खुलासा हुआ कि पवन जो नकली नोट छापने का काम कर रहा था, सती को उसके बारे में पता चल गया था। सती डरती थी कि पवन पकड़ा जाएगा और फिर उसका और बच्चों का क्या होगा। वह पवन का विरोध करती थी और उसे धंधा बंद करने को कहती थी। पवन को डर था कि सती किसी को इस बारे में बता न दे, इसलिए उसने सती को रास्ते से हटा दिया। 6 मार्च 2023 तक पुलिस इस केस का खुलासा कर देती है। पवन पर पत्नी के कत्ल, सबूत मिटाने और फेक करेंसी छापने के लिए कई धाराएं लगाई गईं। उसे जेल भेज दिया गया। ये कहानी एक आदमी की है जिसने अपने गैरकानूनी काम को छिपाने के लिए अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। उसने झूठी अफवाह फैला दी कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा था, लेकिन सच ये था कि वह उसे रोक रही थी। अगर पवन ने अपना गैरकानूनी काम बंद कर दिया होता और पुलिस उसकी तलाशी लेने नहीं गई होती तो ये केस कभी नहीं खुलता। सभी मान चुके थे कि सती अपने प्रेमी के साथ चली गई है। तो दोस्तों, ये था सती साहू केस। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी घटनाओं से और भी लोग जागरूक हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही सच्ची घटनाएं हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।